अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं मोनिस अथर इंडिया वाली एक बार फिर अपने शो के साथ जिसका नाम है मोनिस टॉकीज़। और आज मेरे साथ फिर भारत के शहर से खुसूसी मेहमान हैं जिनका नाम है सूर्या नारायण गुआडा। तो सर को सबसे पहले वेलकम कहते हैं। आदाब सर, नमस्कार, वेलकम टू माय शो। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो अच्छा जी आप? वीवर्स, ये सर सूर्या नारायण गुआडा सर हैं और इनका ताल्लुक जो है वो मुंबई से है। सर जो है एजुकेशनिस्ट भी हैं और उसके अलावा जो है जर्नलिस्ट भी है। तो आइए सर को कुछ भी देर लगाने से पहले सर को वेलकम करते हैं और सर के बारे में जानते हैं। तो सर, वेलकम टू माय शो और अपने बारे में हमारे देखने वालों को कुछ थोड़ा बहुत बताइए। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलने से। और पाकिस्तान के जो व्यूवर्स है उनको सबको सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम सर। हाँ, नमस्कार। मैं जी मुंबई से सर, हूँ और बिल्कुल आ मुंबई रही है, से क्लियर आ रही मुंबई है। मैं नमस्कार मुंबई सर। इंडिया से हूँ, महाराष्ट्र। हेलो। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, उसके अलावा आप जर्नलिस्ट हैं, उसके हाँ, अलावा आप दरअसल एजुकेशनिस्ट हैं, और मैं भी बताइए मुंबई अपने बारे उत्कल में। मैं मुंबई उत्कल इंग्लिश हाई स्कूल का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और सोशल वर्क में बहुत सारे कामें करता हूँ। जैसे जब जब सोशल चीजों पे जरूरत पड़ी, हम लोगों के काम आते हैं। जैसे कि उड़ीसा में जब फाइलिन आई थी, उस टाइम पे भी हम वहां पर गए थे। और मुंबई में जब जो सबसे बड़ा जो ऑल ऑल पूरा विश्व को तबाही मचा के रखी थी कोरोना, उस समय में भी हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जहां तक हो सके वहां पे हेल्प करने की कोशिश की। वहां पे लोगों को ट्रेन की भी सुविधा की गई। बहुत लोगों को हम विदेशों से भी मंगा के लिए, विद हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत सारे बातें ऐसे हैं कि जहाँ पे इंसानियत चलती है वहां पे ही लोगों को हेल्प करने का ही माध्यम होता है इंसानियत। और उसी को ही हम कायम रखने को कोशिश करते हैं। और हम सबको भी विनती करते हैं कि आप इंसानियत के साथ रहें, ताकि मुल्क भी आगे बढ़ता रहेगा और अब विश्व विश्व के लोग भी और वहां पे जीवित प्राणी भी आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहली बात है जी तो ये सूर्य कि सर, हमारी बड़ा जो अच्छा टॉपिक। आपने बताया, बिल्कुल। जी जी सर, बोलिए। हाँ, बोलिए ना। जी सूर्य सर, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए हाँ, सर। दरअसल क्या है कि एजुकेशन की फील्ड में आने का मतलब ये था कि एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो कि पहले ही मोल्डेड, जो जो उठती हुई, जो हमारी जो कहते हैं ना हमारी भविष्य है, उनको मोल्ड करने का समय मिलता है हमें। और दरअसल उनके साथ अगर आप कभी भी तन्हा दिल बैठे होंगे, या फिर कभी आपकी तकलीफें होंगी, कभी आप स्टूडेंट्स के साथ मिल लीजिए, छोटे बच्चों के साथ मिल लीजिए, देखिए कि आपकी जो जीवन शैली है एकदम से बदली हुई लगेगी। लोग बच्चों के साथ लोग शादी इसीलिए करते हैं और बच्चे इसीलिए करते हैं क्योंकि जो तन्हाई वाली जिंदगी को दूर करने का काम ये बच्चे करते हैं। इसीलिए हम स्कूल के बच्चों के साथ ज्यादा लगाव रखते हैं। और यही बच्चे जब आगे बढ़कर लोग बड़े ओहदे पर चले जाते हैं, जब उनके ओहदे पर बैठे हुए देखे, हम जब देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। हम दूर कहीं उनके साथ बैठ के बोलते हैं, यही स्टूडेंट हमारे स्कूल का था, यही बच्चा था जिसे हमने तालीम दी थी, यही बच्चा था जिसके लिए हमने सहायता की थी। तो इसी का चीज है कि बच्चों के साथ जुड़े रहने के लिए हमने स्कूल के साथ जुड़े रहना, और बच्चों के साथ स्पोर्ट्स में भी हम उनको जुड़े रहना चाहते हैं। क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं फुटबॉल खेला करता था। और बहुत सारे हम कराटे और फुटबॉल के टूर्नामेंट, क्रिकेट के टूर्नामेंट भी करते हैं। और दूसरी बात है कि मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा हूं। मेरा एक न्यूज चैनल है, मुंबई न्यूज क्लासिफाइड्स करके। आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, एमएनसी मुंबई न्यूज करके। और न्यूज में आने से क्या होता है कि आप एक दूसरे को इंटरेक्ट करके रखते हो। अभी आप और हम डिजिटल से जुड़े हुए हैं। आप पाकिस्तान से हो, हम इंडिया से, लेकिन डिजिटल ने हमें बहुत क्लोज कर दिया है। डिजिटल वर्ल्ड, जो डिजिटल को देखा जाए तो लोगों को करीब नहीं कर दिया। आजकल शिक्षा में भी डिजिटलाइजेशन उपलब्ध हो गई है। डिजिटलाइजेशन के वजह से सिर्फ हम आप क्लोज नहीं आ रहे। डिजिटलाइजेशन की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई भी करते जा रहे हैं। पढ़ाई
देखिए जब लॉकडाउन आया था उस टाइम पे आप देखे होंगे डिजिटलाइजेशन बढ़ गई, मोबाइलों की जरूरतें बढ़ गई, लैपटॉप की जरूरतें बढ़ गई, क्योंकि बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते थे। तो इसी के कारण डिजिटलाइज वर्ल्ड एक्टिव हो गई। आप देखोगे तो फिल्म फिल्म जगत में भी फिल्म में थिएटर्स बंद हो गए। अब डिजिटल के जरिए आप फिल्म थिएटर में बिना जाके भी आप फिल्म देख सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में देखिए आप जोमेटो वगैरह जो भी है खाद्य पदार्थ की भी आप डिजिटलाइज आप उनको अपने घर पे लाए लाए। तो डिजिटलाइजेशन बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, बिल्कुल सूर्या सर, मैं इसी लिए आपसे बात करना चाह रही थी। मैं यही पूछ रही थी कि आप जो स्कूल में आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो अपने स्कूल में सर आप लोग क्या डिजिटल स्कूलिंग करा रहे हैं? क्योंकि मैं जिस फाउंडेशन से यहाँ कराची में बिलॉन्ग करती हूँ, सर हम यहाँ पे एआई स्कूलिंग कराते हैं बच्चों को, विदाउट एनी कॉपी पेंसिल्स। कोई कॉपी पेंसिल की हमें ज़रूरत नहीं होती, कोई रबर, स्केल, शार्पनर की हमें नीड नहीं होती। हम जस्ट लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन से आपको स्कूलिंग कराते हैं एआई पे, और हर तरह से फ्रीलांसिंग पे, कैनवा, फाइवर पे, ये सारा कुछ हम सिखाते हैं यहाँ पे। तो सर आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, तो आप लोग क्या एजुकेशन किस तरह करवाते हैं? देखिए अभी तो जो बैग बोझा लेके जाने की जो पहले की जो प्रतिक्रिया थी, हम जब छोटे हुआ करते थे हम तो कम बोझा उठाते थे। हमारे जो पूर्वज थे उन देखते थे कि स्कूल जब जाते थे वो पानी के नदी के ऊपर तैर के जाते थे। उसके बाद कहीं देखा गया तो बहुत सारे कठिनाइयों के साथ लंबे लंबे 10-10 किलोमीटर ट्रैवल करके पढ़ाई करने जाते थे। स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब जब डिजिटलाइजेशन बढ़ती गई आप देखोगे ये सब चीज की कमी आ गई। अब बस के ऊपर बच्चे जाने लगे, उसके बाद ट्रेन की सुविधाएं हो गई। अब जब डिजिटलाइजेशन आ गया है तो उसके बाद आप देख रहे हो कि बच्चे जो है ये बच्चे एआई तक आ गए। अब ये एआई हमारे स्कूल में एआई की सुविधा नहीं है, बट वी आर डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन 4 फॉर्म्स होते हैं। एक तो इंटरैक्टिव कंटेंट होता है, मल्टीमीडिया होता है, कोलैबोरेटिव टूल्स होता है, डिजिटल लाइब्रेरी होती है। और इसी के कारण क्या है आज बड़े बड़े शहरों में हमने केरला में भी एक एआई का स्कूल चालू हो चुका है अभी तक, जिसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब ने करके गए थे। बोलिए मैडम। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया केरला में भी आपने एक स्कूल चालू किया है। केरला में मैंने नहीं, एक स्कूल चालू हुई एआई की। इट और इज आप नाउ जाते इन थे, और आजकल के अपार्टमेंट। बच्चे तो जी, जी। केरला में एक स्कूल मैंने नहीं चालू किया है, हमारा ये स्कूल में भी वी आर ट्राइंग आउट। देखो आज जो वही बताया सर आपने कि कंपटीशन बहुत हो सारी गया है, सुविधाएं हो गई हैं इस वक्त। जी, देखिए आज जी, जो बढ़ते गया है कुछ स्टूडेंट्स का जो कंपटीशन रहा है, पहले होता था कि अपने स्कूल के बच्चों जी, के जी, साथ होती थी, फिर क्लास के बच्चों के साथ होने लगी, उसके बाद क्या हुआ इंटर स्कूल्स होने लगी। आज कंपटीशन सिर्फ स्कूल, स्टेट और कंट्री के साथ इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर कंपटीशन हो गया, जिसका ये डिजिटलाइजेशन के वजह से आज हमारे बच्चे कम्पिटेट ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हैं। अपनी स्टडीज वगैरह वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो वो ऑनलाइन के जरिए अपने एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल। सूर्या सर, तो मैं आपसे सवाल ये करूंगी, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि सर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी एआई स्कूलिंग करें? आप अपने स्कूल में एआई का कुछ कुछ ऐसा लेकर के लिए इन फ्यूचर जो है थोड़ी आसानी हो, थोड़ी उनको रिलीफ मिले? बिल्कुल। एआई की जरूरत अभी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो एआई स्कूलिंग करने चाहती है। तो बिल्कुल, क्योंकि डिजिटल से एप्स के जरिए हम पढ़ सकते हैं। डिजिटल टेक्स्ट बुक्स होती है वहां पे, जैसे आपने कहा कि कंपास, पेंसिल और बैग लेने की जरूरत नहीं है। डिजिटल टूल्स टूल्स के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। बराबर है कि नहीं?
मल्टीमीडिया के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियो देख के पढ़ाई कर सकते हैं। अभी हम इंटरनेशनल स्कूल्स में एक बार मुझे जाने का मौका मिला था, इंटरनेशनल अमेरिकन स्कूल में। वहां पे मैंने देखा कि बच्चों को मोबाइल एक लैपटॉप दिया जाता है और उसी लैपटॉप के ऊपर उनको जो अच्छा लगता है वो उनको सिखाया जाता है। उनको अगर बच्चा अगर टेक्निकल में आईटीआई में अच्छा है, टेक्निकल में आगे है, तो उनको टेक्निकल के बारे में ही जैसे आज बच्चों को आप मोबाइल दे दोगे, वो स्क्रॉल करता है। स्क्रॉल करने के बाद वो देखता है कि उसको जो अच्छा लगता है वो वही देखता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप दे दोगे, वो कोई शिक्षा के बारे में नहीं जाता है, वो अपने कार्टून्स के देखते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा खाता नहीं है, उसको कोई कार्टून्स के आप बता दीजिए, वो उसको देख के खाना खाने लग जाता है। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद वो अपनी पढ़ाई के बारे में जो होता है, जो लोग कुछ डॉक्टर्स है, वो अपनी स्टडी उसी स्ट्रीम में जाके वहां पे उनको सर्च करते हैं यूट्यूब पे। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल यहाँ पे भी यही हाल है, जो आपके यहाँ हाल है यही हाल है। बच्चा बगैर कार्टून देखे हुए खाना नहीं खाता और अपने मनपसंद कार्टून उसके मम्मी पापा को भी बैठ के देखना पड़ता है उसके संग। तो ऐसे ही है बिल्कुल सर। सर आपका नंबर मुझे प्रोवाइड किया था सर अगस्त्या कपूर ने। तो सर मैं उनसे भी इंटरव्यू करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको अपने दोस्तों से, जी अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा, बड़े अच्छे लोग हैं, वो लोग भी एजुकेशन में कुछ काफी ना अच्छा कुछ हैं। सोशल तो सर वर्कर है मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर ये। कपूर। जी, जी, काफी अच्छा बिल्कुल। इंसान है वो, मैंने तो उनको बस देखा यही हूँ, है सर कि आपसे मोटिवेशन बहुत प्रोग्राम अच्छा लग वगैरह रहा है करते मुझे हैं। बात करके, और आप काफ़ी कुछ जानकारी दे रहे हैं अपनी तरफ से। जी, जी। देखिए तो छोटे सर किस किस्म के आज प्रोग्राम करते हैं आप लोग, एजुकेशनल प्रोग्राम्स किस किस्म के? educational programs means we have some seminar on good touch bad touch। हम सेमिनार करते हैं। बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा उनकी जो बेसिक नॉलेज होना उनको जरूरी है। आजकल उनको एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। हम जब देखते हैं बचपन, पहले हमारे शादी होने के बाद बहुओं को बोलते थे कि आप तुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन आज स्कूलों में देखा जाएगा तो हम उनको खाना बनाने की भी पद्धत सिखाते हैं। उनको उनको खाना बनाओ करेगा तो वो बनाते नहीं है, लेकिन उनको एक खरी कमाई करके हम एक प्रोजेक्ट दे देते हैं जिसमें वो पानी पूरी, अब वो साउथ से है तो इडली डोसा बनाता है, या फिर वो नॉर्थ से है तो फिर सेव पूरी बनाता है, या फिर वो लैंग्वेजेस पंजाबी डिशेस बनाते हैं। कुछ लोग हैदराबादी बिरयानी, बिरयानी तो आप भी खाते होंगे, बराबर कि नहीं? बिरयानी कहीं की भी हो, वो बहुत जबरदस्त रहती है वो। तो हम जी, उनको जी सर। जी सर, खरी बिल कमाई के जरिए उनको हम खाना बनाना सिखाते हैं। तो उनको अगर आप बच्चों को बोलोगे खाना बनाओ तो घर पे खाना नहीं बनाते, लेकिन आप खरी कमाई के नाम पे वो अच्छा तरीके से अच्छा खाना बनाने सीख जाते हैं। हो सकता है उनके परिवार के जन, उनकी माता पिता उनको हेल्प करती हो, लेकिन वो एक पॉइंट पे आ जाती है कि नहीं मुझे भी बनाना चाहिए। अगर आप बच्चों को बोलेंगे रोड पे जाके झाड़ू मार, वो नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर उनको अगर बोलोगे कि हमें स्वच्छता अभियान करना है, तो बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं? तो इसी के कारण हम उनको स्वच्छता के बारे में भी बताते हैं। हमारे बिल्कुल एनएसएस सर, कैंप वगैरह है, एनसीसी के बिल्कुल कैंप सर, वगैरह उनको हम, बराबर बोल रहे हैं आप। हाँ, जब हम उनको समुद्र किनारे ले जाएंगे तो समुद्र किनारे उनका उद्देश्य क्या होता है? पानी में खेलना, अच्छा खाना खाना और मस्ती करना। लेकिन स्कूल के जरिए उनको समुद्र किनारा लिया जाता है, वहां पे स्वच्छता अभियान की तरफ, वहां पे पड़े हुए जितने भी कचड़े हैं, कूड़े कूड़े कचड़े हैं, ये उनको वहां से हटाने के लिए स्वच्छता मुहिम हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया था, वो उनको करने को कहता है। तो हर चीज को अगर बढ़ावा देना हो तो उसको एंटरटेनमेंट उसमें डालना बहुत जरूरी है। बच्चों को अगर पढ़ाना भी है, आप उसको पढ़ाई का जो माध्यम है उनको अगर बुक्स और पेन दे दिया जाए तो उनको लगता है ये बोरिंग है, लेकिन आप उनको अलग तरीके से अगर समझाने की कोशिश करें, अगर उनको आप पढ़ाई को भी डिजिटलाइज करके उनको देखो, थियरी थियरी स्टडीज करना दिमाग में इतना जल्दी बैठता नहीं है, लेकिन आप उसको अगर डिजिटलाइज टूल से अगर बताते हो तो निश्चित रूप में पिकअप सेंस होता है बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन बच्चों को इसी तरीके से हमें बढ़ावा देना चाहिए। हम तो हमारे स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम भी करते हैं इसी तरीके का, ताकि बच्चों के ऊपर अच्छी इम्पैक्ट करें। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं जो कि 18 साल के ज्यादा बच्चे उम्र के बच्चे हैं, उनको
हम ब्लड डोनेशन कैंप भी करवाते हैं। ओवर टू यू। जी, सूर्य सर, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कट गई। आपने बोला 18 साल से बड़े बच्चों को क्या? आगे थोड़ा बोलिए, ब्लड आपकी आवाज़ डोनेशन वहाँ पे कैंप, डिस्कनेक्ट ब्लड हो गई डोनेशन थी। कैंप के माध्यम से हम उन ब्लड डोनेट भी करते हैं। तो बहुत सारी शिक्षाएं भी हम मेडिकल मेडिकल शिक्षाएं देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि लड़कियां जानते नहीं है कि क्या आगे चल के होना चाहिए। माँ बाप उनसे शर्माते हैं इंटरेक्ट करने के लिए, जिसके कारण उन्हें ये होता है कि माँ बाप बच्चों के दोस्त नहीं बनते हैं। अगर वो दोस्त बने रहेंगे तो ईच एंड एवरी चीज बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। बच्चों को अगर आप बच्चों को सिर्फ इतना बोल के अगर छोड़ दोगे वो चीज खराब है उधर मत जा, तो बच्चे के माइंड में होता है मैं वहीं पर जाऊं। बिल्कुल, लेकिन बच्चों को बिल्कुल, पेरेंट्स शेयर करना चाहिए, बच्चों को फ्रेंड्स बन के पूछना चाहिए अच्छा क्या है बुरा है क्या है, उनको साथ में बिठा के करना चाहिए। गुड टच बैड टच क्या है ना, तो बाद में देखते हैं कि आप लड़कियों के ऊपर रेप हो जाते हैं, छोटा बच्चे आगे चल के ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं या फिर गलत संगत में गिर जाते हैं। तो पेरेंट्स से भी विनती मैं हमेशा करते रहता हूँ कि बच्चों को अपने दोस्त बना के रखिए। बच्चों को बुरा क्या है अच्छा क्या है बच्चों को समय दीजिए। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पेरेंट्स तो हर चीज़ में सर इन्वॉल्व होना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चा अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसकी संगत कैसी है, उसकी सराउंडिंग कैसी है, सब तो पेरेंट्स को नज़र में बिल्कुल रखना चाहिए। तो सूर्या सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन आ रहा है इस वक़्त मेरे ज़हन में, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ सर? बोलिए। जी, तो सूर्या सर, अब आप थोड़ा-सा अपने जर्नलिज़्म के बारे में बताइए कि पेपर में आप किस किस्म की बातें छापते हैं? क्या कुछ लिखते हैं आप? देखिए आजकल जर्नलिज्म का फील्ड एकदम वाइड होते जा रहा है, बहुत अच्छा जाते रहा है, लेकिन जर्नलिज्म जो होता है क्लीन जर्नलिज्म होना चाहिए, पक्षपाती जर्नलिज्म नहीं होना चाहिए। अगर मेरा आपके साथ रिलेशन अच्छा है, आप बुरे काम कर रहे हो तो मैं आपके बारे में बुरा ही लिखना चाहिए। तो उसी से क्लीन। लेकिन आजकल क्या हो रहा है जर्नलिज्म कहीं ना कहीं एक बैरिकेड्स आ गई है जर्नलिज्म के ऊपर। जर्नलिज्म चलाने के लिए आपको देखते हो कोई एडवर्टाइज की जरूरत पड़ती है, आपको सस्टेन करना जरूरी है, आपके खर्चे रहते हैं। तो जर्नलिज्म कहीं भी किसी के साथ जुड़ नहीं जाना चाहिए। एडवर्टाइज के माध्यम से ठीक है, लेकिन किसी जो बोलते हैं ना जो लोग एंटी सोशल हो गए या फिर कोई एंटी समाज के अतिरिक्त कुछ व्यवहार करते होंगे, इन लोगों से दूर रहना चाहिए। मैं भी एक न्यूज चैनल चलाता हूँ, मेरा एक न्यूज़पेपर भी था मुंबई न्यूज क्लासिफाइड्स करके। बेसिकली मैं वही देता हूँ लोगों को जो लोगों को अच्छा लगे। ये नहीं कि अच्छा लगे करके मैं कुछ अनव जी, शनव जी। उनको दिखाऊं। लेकिन मेरा इंटेंशन क्या होता है कि अच्छा लगे मीन्स जो हो रहा है उसको प्रकट में उनको बताना और एजुकेटिंग हो। मैं कभी कभी एजुकेशन के बारे में भी मेरा बहुत सारे प्रोग्राम्स होता है। मैं बहुत सारे ऐसे न्यूज कवर भी करता हूँ, जो भी क्रिकेट है फुटबॉल है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के बारे में हम न्यूज लाते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अच्छा करके गए हैं। ताकि लोग बच्चों में मोटिवेशन, कहावत है ना, अच्छे लोगों के बारे में बताना नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छे लोगों के बारे में बताने से अच्छा लोगों में मार्गदर्शन मिलती है, लोगों को अच्छी सीख मिलती है। इसलिए अच्छे लोगों के बारे में भी बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा-सा आप हमें मुंबई के बारे में बताइए। देखिए मुंबई मुंबई जो में है, अभी मौसम कैसा है? वो खुद में शहर मुंबई में कैसा बहुत है? गर्मी है। क्योंकि वो सब लोग कहते हैं वो एक सपनों का शहर है दिल्ली के बाद। सपनों का शहर भी है और माया नगरी भी है, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बसती है। यहाँ पर हर एक आप मुंबई और इंडिया की बात अगर कहें तो हर हजार एक 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, खान पीन बदल जाती है। और मुंबई सपनों का शहर भी है और अपनों का भी शहर है। क्योंकि अपनों का शहर इसीलिए है क्योंकि जो कोई भी मुंबई आता है, मुंबई उसे अपने अंदर बसा लेती है। मुंबई में मल्टी
कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन्स के लोग रहते हैं। मुंबई अच्छे-अच्छे लोगों को ऊपर उठाने में उनकी सहायता करती है। मुंबई अभी जिस तरीके से मुंबई में काम चल रहे हैं कि मेट्रोस के और रोड्स के वगैरह आने वाले दिन में शंघाई बन सकती है, ये सपना दूर नहीं है। वी आर हैविंग गुड स्काईस्क्रेपर्स वगैरह। मुंबई डेवलप्ड सिटी है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मुंबई में काफ़ी बड़े-बड़े ऑफिसेस है, बड़े-बड़े बैंक्स के हेडक्वार्टर्स है। मुंबई एक ऐसी नगरी है, आप मुंबई में आओगे तो मुंबई में कभी भूखा नहीं सोओगे। कहावत है मुंबई किसी को भूखा सोने नहीं देती है, क्योंकि मुंबई की एक खासियत है कि मुंबई सबको अपनाती है और काफ़ी अलग-अलग राज्य में, अलग-अलग देशों के लोग मुंबई में आके बसते हैं, इसी कारणवश। जी, तो सूर्या सर अभी उधर का आपकी तरफ का मौसम बताइए थोड़ा, क्लाइमेट मुंबई में कैसा अभी है? तो करीबन 30-33 डिग्री सेल्सियस है, रात को ठंडी होती है। किंतु मुंबई में अभी गर्मियों का सीजन आ गया है, इसीलिए आजकल एसीओ में बहुत एसी बस, एसी ट्रेन, एसी कूल्ड रहना पड़ता है, क्योंकि मुंबई मुंबई जो है एक आइलैंड है। मुंबई के आप चारों तरफ देखोगे तो समुद्र है। मुंबई एक्चुअली देखा जाए तो कूल जोन कहा जाता है, कूल क्लाइमेटिक कंडीशन में रहना चाहिए, लेकिन मुंबई में पोल्यूशन ज्यादा है, मुंबई में स्काईस्क्रेपर्स ज्यादा है, तो हवा का जो बहाव है वो बीचों बीच नहीं आ पाती, जिसके कारण मुंबई की जो क्लाइमेट है थोड़ी गर्म है। लेकिन आप ठंडियों में देखोगे तो मुंबई बहुत अच्छा है। बारिश में तो मुंबई की बात ही कुछ अलग है। मुंबई मुंबई के ऊपर बारिश में बहुत सारी फिल्में बनी है। मुंबई एक क्लीन सिटी है और मुंबई सबको अपनाने वाली सिटी है। सही, सही। आप अच्छा आइए सर, मुंबई। मेरा आपसे कुछ आप रैंडम सवाल है, अब कुछ आसान से सवाल है रैंडम से, कि सर अगर आप, हाँ जी, सर आप लोग वीज़ा दीजिए, बोलिए। हम सर के बल चढ़ के आएँगे। आपकी एम्बेसी वीज़ा नहीं पक्का देती हम लोगों को। देंगे एम्बेसी। देखिए पाकिस्तान जी। और हिंदुस्तान सर आपसे एक दरअसल दो रैंडम सा भाई है। सवाल है सर। जी, जी, हाँ आप अपना सवाल करेंगे कि मैं करूं? देख, देखो जी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो भाई है। ये दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को इंडिया से इंडिपेंडेंस पाई थी। 1947 तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो थे वो दो भाई थे। और 7। कहावत तो है, जब दो भाई बड़े हो जाते हैं या फिर कमाने लगते हैं या फिर कुछ बात आती है तो दोनों में तो झगड़े होती है। तो इसी कारणवश, लेकिन इसका एक मेन चीज है कि टेररिज्म, और इसकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना आप दुश्मन मेरे ना मैं आपके दुश्मन है। लेकिन जब 1947 में एक बंटवारा हो गई, बंटवारा में जहां पर देखा गया मुस्लिम मेजोरिटी वाला कंट्री पाकिस्तान के जितने मुस्लिम थे बहुतेक वहां पे चले गए और हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी वाला जगह कह के यहाँ पर हिंदुस्तान बनाया गया। तो इस उस समय पे ऐसा नहीं था कि सभी हिंदू हिंदुस्तान में रह गए और सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए। बहुत सारे हिंदू वहां पर भी है और बहुत सारे मुस्लिम यहाँ पे। तो आप देखोगे तो करीबन एक तिहाई हमारी जो हिंदुस्तान की जो मेजोरिटी है वो तो मुस्लिम की है। कोई हिंदू मुसलमान अलग नहीं होता है, लेकिन टेररिज्म के इश्यूज के ऊपर ये बहुत बड़ा एक तनाव हो गया, और जिसके कारणवश हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में विवाद हो गई है, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, सही ऐसे ही है सर, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर हम सब ऐसी ही उम्मीद रखते हैं कि जब भी वीज़ा मिलेगा हम लोग ज़रूर इंडिया विज़िट करेंगे। आपको भी मैं रेहान फाउंडेशन की तरफ से इनवाइट करती हूँ सर, कि देखिए बेशक वीजा आइए। और अभी देखिए मेरे काफ़ी सारे जिनसे मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं वो सारे करतारपुर साहब आए हुए थे। जी सर, करतारपुर साहब वो लोग अरे आए हुए थे। जी, देखिए, जब जब अटल हमारा जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर गए थे 2004 में, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। उसके बाद हमारी और पाकिस्तान की, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कुछ खराब हो गए, लेकिन 2014 में फिर से नरेंद्र मोदी जिस शिप के जरिए वो गए थे वहां पे पाकिस्तान,
पाकिस्तान में गए थे तो कहां से हमारे रिलेशंस खराब हुई? जब वो गए थे, नवाज शरीफ जी ने एक सफेद साड़ी नरेंद्र मोदी जी के माँ के लिए गिफ्ट किए थे। फिर बाद में जब नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे तो उन्होंने एक शाल उनकी मम्मी को, नवाब शरीफ जी की मम्मी को प्रदान की थी। देखिए, माँ तो दोनों की एक है, कोई माँ नहीं चाहती कि बच्चे बिछड़े, लेकिन कहीं कुछ असामाजिक तत्व है वहां पर भी और यहाँ पर भी। देखो, जब इंडिया और पाकिस्तान की मैच होती है, आप देखते हो, आ, हम तो कहावत में कहते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाएगी खेलने, और इंडिया, अभी लास्ट मैच हुआ था, आप देखोगे कि दुबई में हुई थी, तो दुबई में होने के बाद सभी प्लेयर एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, और वहां पे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच है बोल के वहां पे पूरा एक हॉल में एक जगह खाली नहीं थी। तो ये कौन है? ये इंडिया पाकिस्तान को चाहने वाले लोग हैं, खेल के जरिए चाहने वाले लोग हैं, कुछ लोग सभ्यता के जरिए चाहने वाले लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री वहां पे जाते हैं, वहां के प्रधानमंत्री, हमारी इंडिया के प्रधानमंत्री की माँ को साड़ी देती है, हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की माँ को शॉल देती है, तो कहां पर विवाद रहा? विवाद तो इन टर्म्स ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आ गया है, और कुछ नहीं है। वीजा सिर्फ आपको नहीं, हम तो चाहते हैं कि हर एक पाकिस्तानी को वीजा इंडिया आने का मिले, और हर एक इंडियन को वीजा पाकिस्तान जाने का मिले। जयशंकर जी जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे 2024 में, उन्होंने, अभी भी वो है, उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत होना चाहिए। देखिए, जब जब भारत को किसी को आक्रमण करना पड़ता है, वो पाकिस्तान से दोस्ती करता है। जब पाकिस्तान से किसी को दुश्मनी करना चाहता है तो वो इंडिया से दोस्ती करता है। तो ये दो भाई वाला संपर्क हो गया। छोटा भाई जी, जब बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल, रहता बिल्कुल। है नहीं तो सूर्य सर, अब हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं लोग। जी, जी। सूर्य सर, देखिए, हमारे यहाँ छोटा, अब ऐसा कहते हैं लोग कि अमेरिका जाना ज़्यादा आसान है, भारत जाना आसान नहीं है। जी। देखो, हमारे यहाँ भी लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद होती है। क्या पाकिस्तान का हर एक इंसान क्या आतंकवादी है, कि इंडिया का हर एक इंसान अच्छा है? कहीं ना कहीं एंटी सोशलिज्म होती है, जिसके कारण वश ऐसा है। विवादें हो रही, और विवादों के कारण, जो कहते हैं ना, घर में अगर बर्तन होंगे तो खनखनाहट होती रहेगी। जी, बिल्कुल घर ऐसा में नहीं अगर सर। दो भाई जी, ज्यादा बिल्कुल। झगड़े हैं तो दूसरा उसका फायदा उठाता ही रहेगा। यही हुँ, कारणवश हो रहा है, भड़काऊ की राजनीति हो रही है। ऐसे। अभी हमारे देश में भी जब इलेक्शन होता है, दो पार्टी आपस में भिड़ते हैं। आपके देश में भी जब इलेक्शन होता है, दो पार्टी आपस में भिड़ते हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, लेकिन उसके कारण ये नहीं है कि ये सब आतंकवाद है। लेकिन जी, बिल्कुल। आतंकवाद ही एक ऐसा ही है चीज है सर। जो, हुँ। आतंकवादी एक ऐसा चीज है, टेररिज्म, और कहावत है, टेररिज्म की कोई जात नहीं होती है, टेररिज्म की कोई औकात नहीं होती है। ये टेररिज्म ही है जो एक दूसरे को हमें अलग करके रखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आतंकवाद, टेररिस्ट मैं बोलते उम्मीद हैं। करती हूँ सर, आपकी और मेरी आवाज़ हमारी यहाँ एम्बेसी तक पहुँचे, और वो हमारे लिए जो है सहूलत, वो हमारे लिए सहूलतें पैदा करे, वीज़ा में, आने-जाने में, ट्रेड में, लोगों के पब्लिक उसमें, सब में वो लोग आसानी करें। आपकी आवाज़ और मेरी आवाज़ ज़रूर हम जाए लोग की, एम्बेसी तक। हमारे सो हमारे वी बीच होप में, एंड वी प्रे। जी सर, हम फिर। देखिए, हमारे यहाँ से ट्रेन भी जाती थी। आपके आपके वहां से जब जी, जी, साड़ी आ सूर्य सकती सर। है, हमारे यहाँ से कंबल जा सकती है, तो एम्बेसी को समझना चाहिए, और खासतौर हमें, आप और हमें समझना चाहिए कि हम अपने जो रिश्ते हैं, जो अगर अपन पवित्र रखे, पाक रखे, तो निश्चित रूप से हमारे रिलेशंस भी अच्छे होंगे। और हम जब लड़ेंगे तो आप देखोगे कि लोग हमारे यूज करके, वो लोग मुझे यूज करके आपको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, और आपको यूज करके मुझे तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। और यही हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है सर, 100% यू आर एब्सोल्यूटली राइट। बिल्कुल आपने सही मिसाल दी। जी, बिल्कुल। यही हो रहा है सर, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। 2 भाइयों की हाँ। लड़ाई में तीसरे आदमी का भला हो जाता है, तीसरा आदमी अपना फ़ायदा उठाता है। आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोस्ती क्यों करना चाहता था पहले? क्योंकि उसे भारत को सही। नीचा अच्छा गिराना सर, था। आपसे एक रैंडम सा सवाल करना चाह रही थी, और वो सवाल ये था, सर अगर आप। जी।
बिल्कुल। हाँ, बोलिए ना। सर मेरा आपसे प्रश्न ये था कि सर अगर आपको एक दिन के लिए देश का राजा बनाया जाए तो पसंद करेंगे? एक दिन के लिए देश का राजा बनाया जाए, तो निश्चित रूप से मैं भी मोदी मोदी जी जैसा एक शाल लेके मैं पाकिस्तान ज़रूर आऊँगा आपके लिए, आपसे मिलने के लिए। और जो नफ़रत की राजनीति है, इसे दूर करने की बहुत कोशिश करूँगा मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डेवलपमेंट बात की बात है, पहला जो इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए, उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। जब इंसान अच्छे बन जाएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल, इंसान अगर शिक्षित हो जाएँगे, बहुत निश्चित रूप अच्छा। से आने वाली पीढ़ी भी हमारे लिए अच्छा होगी और डेवलपमेंट तो अपने आप होता ही रहेगा फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है सर कि अगर आप अपने आप को 10 साल पहले देखते हैं, तो आप उस वक़्त अपने आप को क्या नसीहत देते? जो आप अब हैं और आप 10 साल पहले थे? देखिए, मेरा तो स्पोर्ट्स से शुरू 10 हुआ, साल पहले होने के के बाद मैं जर्नलिज़्म देंगे मेरे आप? काफ़ी सारे दोस्त मुझे मल्टी टैलेंटेड भी बोलते हैं, ऑलराउंडर भी बोलते हैं। तो 10 साल पहले मैं अगर घूम के देखता हूँ, तो अभी बहुत प्रोग्रेस किया हूँ और 10 साल पहले जो मैंने सपना देखा था, आज करीबन 80% मैं उसको साकार करने की कोशिश कर रहा हूँ और जिसमें से 70% कोशिश मेरी कामयाब भी हो गई है। चलें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल सर बंदे को आगे इंसान को आगे बढ़ना ही चाहिए, बिल्कुल। पीछे मुड़ के तो कभी नहीं देखना चाहिए, पीछे जो छूट गया वो छूट गया। बिल्कुल, अच्छी बात कही सर आपने। अच्छा सर लेकिन ज़िंदगी आगे में बढ़ते-बढ़ते सबसे बड़े सबक आपने सीखा है वो क्या है? ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा सब सबक आपने सीखा है वो क्या है? मैंने लाइफ में सबक बहुत सारे सीखे हैं क्योंकि हर मोड़ पे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। लेकिन सबसे बड़ा सबक ये सीखा है किसी के बहकावे में ना जाए। किसी कई डिसीजन लेने से पहले अपने आप को एक कम से कम एक रात का समय ले ले और आंख बंद करके आप पूछना, अपने आप से पूछना कि मैं जो डिसीजन दे रहा हूँ या मैं जो करने जा रहा हूँ, सही है क्या? बिल्कुल, सही। सर अगर आपको ज़िंदगी में किसी ऐसे शख़्स से मिलना हो जो अभी ज़िंदा हो या उसका देहांत हो गया हो, तो वो कौन है? आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? इसीलिए मिलना चाहता हूँ कि उसकी कुछ चीज़ें अच्छी होगी, उसको मैं फ़ॉलो करता हूँ। फ़ॉलो नहीं उनके जो जो किए हुए कार्य हैं, उनको मैं इम्प्लीमेंट करने को सोसाइटी में चाहता हूँ। अगर वो जीवित है, तो उनसे मिलके और कुछ सीख सकता हूँ। अगर आज वो दुनिया में नहीं है, तो उनके बारे में पढ़कर जो उन्होंने जो सपना देखा था, उसको भी मैं पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ कर सकता हूँ। इसीलिए मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। सही। अच्छा सर आपका ज़िंदगी का सबसे अच्छा सफ़र कौन-सा रहा? आप कहाँ ऐसा आपने ट्रैवल किया जो आपको बहुत अच्छा लगा? ट्रैवलिंग तो बहुत सारे जगह मैं करते रहता हूँ लेकिन एक ऐसा जगह था जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा वो पीस ऑफ माइंड था जहाँ पर मुझे जाने के बाद मुझे अपने आप को संतुष्टि लगी जो कि माउंट आबू मधुबन वहां पे जो ब्रह्म कुमारी का आश्रम था वहां पे एक यूथ विंग का प्रोग्राम था वहां पर जब मैं गया था तो मुझे वहां पे जाने के बाद बहुत अच्छा लगा क्योंकि पीस ऑफ माइंड था वहां पर निर्भय भाई करके एक वहाँ की जनरल सेक्रेटरी उनकी देहांत हो गई जहां पर मैंने देखा कि देश विदेश से उनके चाहने वाले उनके लिए आए थे तो तब मैंने एक सपना देखा कि मैं भी ऐसे कुछ कार्य करूं कि मरणोपरांत मुझे भी मेरे चाहने वाले देश विदेश से आकर मुझे श्रद्धांजलि देने मेरे पास पहुंचे ऐसा मैं कुछ कार्य करूं वहां से मैंने वो सीख की ली थी सही, सही, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सूर्य सर एक और क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपको कोई सुपर पावर दी जाए, तो आप उस पावर का क्या इस्तेमाल करेंगे? बच्चों के एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा उसको क्योंकि वही आने जाने वाले आगे बढ़ने वाले सुपर पावर है सुपर पावर कुछ चीज नहीं होती है सुपर पावर किसी ओहदे का नाम होता है मुझे कुछ देंगे तो एक ओहदा देंगे जो ओहदे को
मैं कितना दिन तक इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 साल। लेकिन अगर उसको वही सुपर पावर को मैं स्टूडेंट्स के प्रति उनके डेवलपमेंट में, उनकी अच्छी शिक्षा में, उनकी अच्छी उपचार में, उनकी अच्छी डेवलपमेंट में अगर लगा दूँ, तो आने वाले दिन में जो आने वाला 100 साल होगा, मुझे तो कुछ दिनों का सुपर पावर का पावर दिया, लेकिन मैं कुछ सुपर पावर और कुछ बना पाऊँगा ताकि आने वाले दिन में ये विश्व सुपर पावर बन जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा कहा आपने, बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने। अब ये बताइएगा सूर्य सर कि अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता है, तो क्या हम उसी के लिए रुके रहें या हम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं? बिल्कुल अपने हाथ में है। किस्मत कुछ नहीं होती है, किस्मत हमें अपने हाथ से बनानी पड़ती है। किस्मत को कभी किसी ने देखा है क्या किस्मत क्या होती है? हमने देखा है कि बड़े-बड़े व्यापारी नीचे आते हुए देखे हैं और छोटे से आदमी बड़े होते देखे हैं। कभी किसका समय कैसा बदल जाता है, कोई बोल नहीं सकता है। तो किस्मत लिखी हुई नहीं होती है, किस्मत को हमें लिखना पड़ेगा। अपने हाथों से लिखना, जिसने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी और उसी शैली से लिखी, निश्चित रूप से वो एक सक्सेसफुल आदमी है, वही किस्मत वाला है। सही, सही। अच्छा सूर्य सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन आज के इंटरव्यू में, बस इतना ही वक़्त था मेरे पास। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि सर अगर आपको एक मैजिक लैंप मिल जाए, तो ऐसी कौन-सी विश है जो आप पूरी करना चाहेंगे? मैं तो पहले इंडिया पाकिस्तान को एक करवा दूंगा। मेरे सभी दुश्मनों को मेरे दोस्त बना लूंगा। जो लोग मुझे चाहते नहीं है, उनके बारे में जानकारी करके ऐसा कुछ काम करूंगा कि वो मुझे दिल से चाहने लगे। उससे बड़ी जादू क्या होगी? जी, सही। अच्छा सूर्य सर, एंड में आप कोई ऐसी बात, कोई ऐसी नसीहत, कोई ऐसी अपनी तरफ से कुछ हमारे यंग जनरेशन को कुछ कहना चाहें, अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी नसीहत तो ये देना चाहूंगा, आपसी अपनी जात पात के ऊपर ना जाते हुए जात पात के ऊपर विवाद बंद कर ले। क्योंकि मैं जिस स्कूल से पढ़ा था वो क्रिश्चियन स्कूल थी और मैं जिस कॉलेज से पढ़ा था वो मुस्लिम कॉलेज था। मैं होली क्रॉस हाई स्कूल से पढ़ा था और रिजवी कॉलेज से मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, जो कि मुस्लिम कॉलेज है, रिजवी कॉलेज पैंड्रा की। और जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काव करते हैं, उनके लिए एक मैं शायरी बोलना चाहता हूँ। भले भूल मैंने फटाफट दिमाग में आया आपकी नसीहत के बारे में आपने बोले। नफरतों का असर देखो, नफरतों का असर देखो, जानवरों में बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों में बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये खलियाने भी परेशान हो जाए। ये पेड़, ये पत्ते, ये खलियाने भी परेशान हो जाए अगर उड़ता हुआ पक्षी भी हिंदू मुसलमान हो जाए। बेचारे मेवे तो आजकल परेशान है। बेचारे मेवे तो आजकल परेशान है। न जाने कब से नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान है। एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब सारी हरी सब्जियां मुसलमान हो जाएगी। हिंदुओं के भाग में सिर्फ गाजर और टमाटर आएगा। अंत में बड़ी महत्वपूर्ण बात कह के जाता हूं, ये एक चीज बड़ा फंस जाएगा। जैसे आप और हम दोस्त हैं, आप और हम एक दूसरे को चाहते हैं, वैसे एक फल बड़ा परेशान हो जाएगा। जी,
बिल्कुल एक अच्छा फल आपने बड़ा परेशान हो जी, जाएगा, आपने ये बहुत अच्छा तरबूज बड़ा आखिर में परेशान हो जाएगा, जी, ये तरबूज जो है ये बिल्कुल। बड़ा परेशान हो जाएगा, ये तो अंदर से हिंदू और बाहर से हुँ, मुसलमान हुँ। रह जाए। आदाब, अच्छी लगी? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने आखिर में लोगों को नसीहत की, बल्कि सबके लिए नसीहत है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग सो अमेजिंग। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारे लाइक्स आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। लोग कह रहे हैं इंटरेस्टेड टॉक्स है, बहुत अच्छा हो रहा है ये इंटरव्यू। सो सर थैंक यू सो मच। मैं को उम्मीद रखती हूँ कि सभी को आपसे मेरी फिर तरफ एक से भी बार धन्यवाद, इंटरव्यू आदाब, ज़रूर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत सारी बात जी सर, बिल्कुल। ठीक है सर, नमस्कार, आदाब। मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब सर, नमस्कार। बाय-बाय।